आज हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जिसे हेनरी फ्योल ने दिया था और जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 14 प्रिंसिपल्स है इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को एडमिनिस्टर करने में यूज किया जाता है। ओके, आप कह सकते हैं these 14 principles are very useful to run or administer any organizations actually, whether these organizations are the political, business or गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। प्रिंसिपल्स है वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल्स है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क, नाम से ही आपको पता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड दिस जॉब्स शुड बी परफॉर्म बाय ट्रेन्ड एम्प्लॉय एंड व्हाट विल हैपन, दिस विल क्रिएट द स्पेशलाइजेशंस। तो डिवीजन ऑफ वर्क फॉर व्हाट, टू क्रिएट द स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटेंट है, अब जब स्पेशलाइजेशंस क्रिएट होगा तो एम्प्लॉय क्या करेगा, प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क। ओके, बेटर with same effort. Basically, the purpose of dividing the job into work into small jobs, just to create the specializations. If the specializations will create in the organizations, will be created in the organization, the productions or productivity will be increased. Okay. अब यहाँ वर्क और जॉब में आपको थोड़ा सा मैं फर्क बता दूं। जॉब इज द स्मॉल यूनिट ऑफ, उससे पहले टास्क इज द स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क। अगर आप देखोगे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होता है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का वहां अप्लाई होता है जहां ग्रुप गोल हो, जहां ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को। ऑर्गेनाइजेशंस का गोल होता है, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। आप इसे कलेक्टिवली एक्टिविटीज को वर्क कह सकते हैं कि दिस वर्क वी नीड टू परफॉर्म। उसी वर्क एक्टिविटीज को, सिंगल एक्टिविटीज को टास्क कहते हैं, या दैट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क इज टास्क। एंड जब कलेक्शन ऑफ टास्क इज जॉब। ठीक है, कई टास्क को एक साथ मिला के एक जॉब क्रिएट करते हैं। से फॉर एग्जांपल सेल्समैन का हो सकता है, सेल्समैन का काम सिर्फ बेचना नहीं, कस्टमर डीलिंग, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर के क्वेरीज को, प्रोडक्ट पे ख्याल रखना, ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करना, ये हो सकता है। कैशियर का एक जॉब हो सकता है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव्स, अगर गारमेंट इंडस्ट्री है फैब्रिक प्रोक्योर करता है। डिजाइनर एक जॉब है, उसका काम है डिजाइन करना, कटिंग करना, स्टिचिंग। तो अलग अलग डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री, अलग अलग जॉब्स होता है। तो उसने कहा था जो सारा वर्क है या एक्टिविटीज है उसको हमें स्मॉल जॉब्स में डिवाइड कर देना चाहिए। अगर डिवाइड करेंगे और उसे किसी ट्रेन्ड एम्प्लॉय के द्वारा परफॉर्म किया जाना चाहिए। अगर स्मॉल जॉब में लाइक सेल्समैन एक जॉब बना दिए और इसे ट्रेन्ड सेल्समैन इस काम को परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा, उससे एक तो स्पेशलाइजेशंस क्रिएट होगा और जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सेम एफर्ट में हमारा जो प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगा और अच्छे से हम ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट या बेस्ट वे टू यूज ह्यूमन रिसोर्सेज एक्चुअली, या मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन रिसोर्सेज। और आज के डेट में भी ये अप्लाई होता है। बेसिकली ही सजेस्टेड टू बी ए स्पेशलिस्ट नॉट अ जनरलिस्ट। ठीक है, आपको स्पेशलिस्ट बनना है किसी काम का, ना कि जनरलिस्ट बनना है। इससे क्या होगा कि अगर एक ही काम, कोई अकाउंटेंट है, सिंपल सी उसका काम है सिर्फ अकाउंट देखना, से फॉर एग्जांपल एक जॉब है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड करता है, तो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि जो काम वो पहले मान के चलो एक दिन में करता था वो आधे दिन में करने लगेगा, कुछ दिन के बाद और कम टाइम में करने लगा। इतना एक्सपर्ट हो जाएगा, उसका एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाएगा, तो डे बाय डे काम करने के नए नए तरीके भी इनोवेट कर पाएगा। ओके, तो दिस इज इट। अगर यहाँ आप लिखना चाहे तो इफ यू वांट टू टेक अ नोट, you can refer my descriptions box from where you can download the PDF. Okay, या आपको स्लाइड पे मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज
उन्होंने जो पहला प्रिंसिपल्स दिया था, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड देयर जॉब शुड बी परफॉर्म बाय द ट्रेन्ड एम्प्लॉय. ओके, and this will create the specialization. The purpose of creating specializations, yeah, purpose of division of work is to create the specialization or and produce more and better work within the same efforts actually. And the purpose of specializations is to use the human resources in the effective and efficient manner actually. ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वी नीड टू क्रिएट द स्पेशलाइजेशन, और आज के डेट में भी ये अप्लाई होता है. तो डिवीजन ऑफ वर्क में आपको पूरे एक इंडस्ट्री का ध्यान रखना, या किसी कंपनी का या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, अकॉर्डिंग टू मतलब जो उसका काम हो, जितना भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उसको स्मॉल स्मॉल जॉब्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, उसे ट्रेंड एम्प्लॉय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. बिकॉज the whole purpose of studying the theories or principles of management is to increase the productivity. In other words, we apply the theories and principles of management just to increase the productivity. Simple सी बात है, ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. Okay, now the next his authority and responsibility. Okay, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चलता है. दूसरा जो प्रिंसिपल्स है एडमिनिस्टर करने का या मैनेज करने का, ये ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, जो मैनेजर है उसके पास दोनों होना चाहिए. ठीक, ऑथोरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिसीव ऑबीडियंस, राइट टू गिव ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स. ठीक है, काम करवाने के लिए मैनेजर्स के पास इतना राइट होना चाहिए कि वो किसी को ऑर्डर दे सके और इन रिटर्न उसका ऑबीडियंस मतलब है कि रिसीव कर सके. मतलब जो वो काम कहे सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट उसका पालन करे. ठीक है, ये काम करवाने के लिए होना चाहिए. लेकिन सिर्फ आपके पास ऑथोरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं, जवाबदेही, तो फिर ये ऑथोरिटी किसी काम का नहीं है आपका. ठीक है, तो ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कॉरलरी ऑफ ऑथोरिटी. मतलब ऑथोरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, या सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू आर अकाउंटेबल टू फॉर दिस ऑब्जेक्ट, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, और आपके पास ऑथोरिटी नहीं है. तो इस हाल में भी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑथोरिटी नहीं हो, तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे. ओके, और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑथोरिटी भी बेकार है. आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, लेकिन आपको ऑथोरिटी दे रखा है दुनिया भर का. तो मतलब देयर शुड बी, उसने कहा कि राइट बैलेंस बिटवीन द टू. ठीक है, काम को गोल अचीव करने के लिए आपके पास ऑथोरिटी भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. ओके, यू नो दैट व्हाट इज ऑथोरिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ थर्ड इज डिसिप्लिन. आप कह सकते हैं, यू नो, लगता है ना एडमिनिस्ट्रेशन जैसा. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप एडमिनिस्टर करना चाहते हैं तो वहां क्या क्या हो सकता है. डिसिप्लिन, यू नो व्हाट इज डिसिप्लिन, इज ऑबीडियंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इसका मतलब है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस का रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे उसको आपको फॉलो करना है. अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे. ओके, तो उन्होंने कहा था डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में. यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, यूनिटी मतलब एक, कमांड मतलब ऑर्डर. जो किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ऑर्डर देने वाला एक होना चाहिए. ठीक है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव order from one and only boss. ठीक है, if any employee gets order from more than one managers, then he or she will get confused actually. and बहुत सारा चीज, अगर ये रूल वायलेट हुआ यूनिटी ऑफ कमांड, तो हमारा ऑथोरिटी अंडरमाइन हो जाएगा. ठीक है, डिसिप्लिन खतरे में आ जाएगा. ठीक है, एक चीज और होता है, ऑर्डर होता है हमारे पास, ऑर्डर बोलते व्यवस्था, वो भी हमारा चला जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन. अब खुद सोचो कि अगर ए एम्प्लॉय है
और इसके ऊपर मतलब सोचो दो बॉस है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई और भी है, CND, ये बॉस है। कोई कह रहा है कि किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू परफॉर्म दिस, और दूसरा जो मैनेजर उसे स्टॉप कर रहा है, ही विल गेट कंफ्यूज। या कोई कुछ कह रहा है, कहीं जाने के लिए कह रहा है, कोई कहीं जाने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में पूरा मेस क्रिएट हो जाएगा और खुद एम्प्लॉय कंफ्यूजन में रहेगा। तो यहाँ है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो ऑर्डर रिसीव करेगा सिर्फ एक बॉस से, ठीक है। वो जो भी उसका रिपोर्टिंग बॉस होगा, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। तो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स होता है, जो एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स है उसका जो सुपीरियर है वही उसको आदेश दे सकता है, या जिससे वो रिसीव करता है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो, ऑथोरिटी भी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन का, और सब चीज ऑर्डर में रहे और गोल भी अचीव हो, ओके, तो देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है, या वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली, ओके। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस भी है, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। ये फोर्थ था। फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक दिशा होनी चाहिए। यू नो द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो सारे डिपार्टमेंट्स की जो दिशा है एक होनी चाहिए। दे शुड वर्क टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव्स, they should focus towards one objectives, their entire effort should be towards one objectives actually, ठीक है। तो सबकी दिशा एक होनी चाहिए, वन विद वन माइंड वन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये प्रिंसिपल्स ये कहता है, तभी गोल अचीव हो पाएगा। पता चला कि किसी का कुछ और तरफ जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई किसी का ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो सकता है। तो जितना भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, या जितना भी डिपार्टमेंट्स काम करता है, तो सबका डायरेक्शंस जो है या एक तरह की सोच होनी चाहिए, ठीक है, सिंगलनेस। दे शुड वर्क टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली इन अ फोकस्ड वे, ठीक है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि सबका जो एफर्ट्स है वन डायरेक्शंस में होना चाहिए, ठीक है, विद वन माइंड्स वन सेंस विद वन ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। इसके बाद आपका हो सकता है छठा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सबऑर्डिनेशंस, ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा। सप्रेस करना, दबाना, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। तो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हित है उसको दबाना, किसके लिए? जनरल इंटरेस्ट के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरेस्ट है। इसका मतलब हुआ जो जनरल इंटरेस्ट है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे सुपर ऑर्डिनेट करना है। सुपर ऑर्डिनेट करने का मतलब आपको उसे प्रायोरिटी देना है, ठीक, या एम्प्लॉय शुड गिव द प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, उसे हर हाल में से प्रायोरिटी देना, तभी गोल अचीव हो पाएगा, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर देना है और ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरेस्ट को सुपर ऑर्डिनेट कर देना है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी फंक्शन कर सकता है जब लोग ऑर्गेनाइजेशंस के हित के लिए काम करें, अपने पर्सनल हित को त्याग दे, ओके, तभी गोल अचीव हो पाएगा। अगला हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने कहा। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी। एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है डिस्पर्सल ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी बोले तो जो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, या तो एक के पास या कुछ लोगों के पास, या टॉप पे। अगर मैनेजमेंट का आप देखेंगे इस तरह से लेवल बनता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ओके। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कुछ लोगों के पास सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। मतलब इतने लोगों के पास कोई पावर नहीं है,
इसको अगर कोई डिसीजंस लेना पड़ता है तो एक के थ्रू इसको यहां से लेके नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके डिसीजंस होता है। ठीक है, यही डिस्पर्सल हो जाए पावर का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एट द लोअर लेवल, डिस्ट्रीब्यूट सबके पास डिसीजन अकॉर्डिंग टू द डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, कि कितना पावर चाहिए। किसी को फाइनेंस पावर होता है, मान के चलिए एक सेल्समैन है, सेल्समैन को डिस्काउंट देने का अधिकार ना हो, सेल्स मैनेजर को भी डिस्काउंट देने का अधिकार ना हो, सेल्स बढ़ाने के लिए वो टॉप मैनेजर ही डिसाइड करेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि सेल्स मैनेजर को पावर होता है कि आप डिस्काउंट 10% 20%, अगर सेल्स डाउन हो रहा है तो आप अपने लेवल पे डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन अगर हाईली सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी या टॉप में जो लोग बैठे हैं वही डिसाइड करेगा, या कोई एक डिसाइड करेगा टॉप पे जो है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आज के डेट में आप ले लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोग कहते हैं 2 मैन शो 1 मैन शो, मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि क्या होना है, जो कैबिनेट एक्चुअली कैबिनेट डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, जो पावर है पावर लोअर लेवल पे नहीं है, किसी मिनिस्टर के पास पावर नहीं, कहते हैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही हर चीज डिसाइड करता है, तो दैट इज हाईली सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, या जो बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज हाईली सेंट्रलाइज पार्टी, सिर्फ टॉप में डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लोअर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा पावर नहीं है लोगों के पास। तो यहाँ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है कि उन्होंने बैलेंस कहा कि डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक डिसाइड करना चाहिए कि टू व्हाट एक्सटेंट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, पावर या तो टॉप पे रहेगा, और कुछ ये चीज जो है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर आर्मी वगैरह में बहुत ज्यादा सुटेबल है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कहीं लिबरल पॉलिसी होती है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है, तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब लोअर लेवल पे भी पावर होता है, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होती है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सातवां। ओके, तो इसमें बस आपको इतना जानना है, सेंट्रलाइजेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर एट टॉप, एंड द डिसेंट्रलाइजेशन is the dispersal or distribution of the power at the lower level, and an organization or management should decides, ठीक है, to what extent power should be, organization should be centralized or decentralized, किस हद तक centralized होना चाहिए decentralized होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए, one of the principles। आठवां आप कह सकते हैं स्केलर चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्केलर चेन कहता है कि चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड रैंक इज कॉल्ड स्केलर चेन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है, दिस आर द स्केलर चेन में होता है। ठीक है, चेन ऑफ ऑथोरिटी इज नॉन एज स्केलर चेन। से फॉर एग्जांपल यहाँ मैनेजर ए है, इसके बी है, इसके अंदर सी है, इसके अंदर डी है, ई है। ठीक है, वन लाइन ऑफ ऑथोरिटी एक्चुअली, द लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नॉन एज स्केलर चेन। यहाँ एफ हो गया, फिर यहीं जी हो सकता है, इसे दूसरा लाइन ऑफ ऑथोरिटी है, एच है, आई है, जे है, के है। हेनरी फ्योल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एंड देयर इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक्चुअली फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, दैट लाइन ऑफ ऑथोरिटी, दैट फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी इज नॉन एज स्केलर चेन। ओके, and in organizations the line of authority and communication that flows from top to bottom, and every employee should follow this scalar chain actually basically उसने कहा कि एक organizations में जो line of authority and communications है, that flows from top to bottom, and everyone should follow this actually। आगे उन्होंने ये कहा कि an organization should have chain of authority and communication, okay, that runs from top to bottom, okay, and every employee should follow this chain of authority actually or communications। जो
ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी है और जो चेन ऑफ कम्युनिकेशंस है, ये जो श्रृंखला है, ठीक है, ये टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, रन करता है, और सारे जो एम्प्लॉय है उसे इस चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड चेन ऑफ कम्युनिकेशंस को फॉलो करना चाहिए। इट मींस अगर आप देखें कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिस्ट ऑफ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, यू नो दैट एक दूसरे, ये इसको रिपोर्ट कर रहा होता है, ये इसको रिपोर्ट करता है, ये इसको रिपोर्ट करता है, ये इसको रिपोर्ट करता है। अब जो कम्युनिकेशंस होगा, या तो ऑर्डर आएगा ऊपर से नीचे, अगर कोई कंप्लेन या उस तरह से फीडबैक है तो नीचे से ऊपर जाएगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये नहीं कि ये जो लास्ट वाला एम्प्लॉय ये डायरेक्ट ए के पास पहुंच जाएगा। यहाँ अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के पास कभी नहीं जाता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस दे विल नॉट वायलेट दिस चेन ऑफ ऑथोरिटी एक्चुअली। इन इमरजेंसी दे कैन वायलेट द चेन ऑफ ऑथोरिटी और कम्युनिकेशन, दैट इज जो वायलेशन होगा दैट विल बी नोन एज द गैंग प्लैंक, उन्होंने नाम दिया गैंग प्लैंक के थ्रू, दैट इज इमरजेंसी एक्चुअली। गैंग प्लैंक के थ्रू हम वायलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। से फॉर एग्जांपल अब इसे यहां किसी से कम्युनिकेट करना है तो ही और शी नीड टू गो थ्रू दिस वे, ये नहीं कि डायरेक्ट कर देना, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ई जे से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा वायलेशन होगा, बट वायलेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी, नॉट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड दैट इज नोन एज द गैंग प्लैंक एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका स्केलर चेन है, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ ऑथोरिटी होता है या चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज फॉर्मल चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज स्केलर चेन, ठीक है। And that scalar chain should be followed by the every employees, and it should not be violated, okay. In emergency it can be violated, that is not through the gangplank actually. Now स्केलर चेंज के बाद ऑर्डर आ सकता है आपका, या इससे पहले रेम्यूनरेशंस ऑफ द एम्प्लॉय होना चाहिए। रेम्यूनरेशन बोले तो सैलरी, ऑर्गेनाइजेशंस में जो सैलरी का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बहुत फेयर वेजेस होना चाहिए। फेयर वेजेस मतलब उसको बोलते हैं कि एटलीस्ट वेजेस दैट एटलीस्ट प्रोवाइड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब इतना सैलरी होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। बट एट द सेम टाइम दैट सैलरी शुड बी विद इन द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए, बट ऑर्गेनाइजेशंस को एक फेयर वेज सिस्टम होना चाहिए। फेयर वेज सिस्टम मतलब यू नो दैट कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड वेजेस आप कह सकते हैं, या मिनिमम स्टैंडर्ड सैलरी दैट प्रोवाइड्स द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द एम्प्लॉइज, ठीक है। ये सैलरी होना चाहिए, तभी एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा या काम करेगा। अगर ये बहुत अनजस्टिफाइड रहा, फेयर वेजेस नहीं रहा, तो एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन के बाद आप ऑर्डर, 10th वन इज ऑर्डर, बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्डर मतलब ऑर्डरलीनेस, व्यवस्थित, चीजें बहुत ऑर्डर में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन ऑर्गेनाइजेशन पीपल, मशीन एंड मटेरियल शुड बी इन ऑर्डर, बेसिकली देयर शुड बी अ प्लेस, अप्रोप्रिएट और सुटेबल प्लेस फॉर द मैन, मशीन एंड मटेरियल एक्चुअली, एंड दैट शुड बी अवेलेबल एट अप्रोप्रिएट टाइम एक्चुअली, सही वक्त पे सही जगह पे चीजें और एम्प्लॉय अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर डिसऑर्गेनाइज रहा तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, कभी कभी हम चीजें कुछ बहुत सर्च करने में, अगर राइट प्लेस पे नहीं होता है तो सर्च करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, फिर हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्डरलीनेस, ठीक है। अगर डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज रहा तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली हैम्पर होगी, ठीक है। स्केलर चेन हो गया, रेम्यूनरेशंस हो गया, ऑर्डर हो गया, इक्विटी, जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस होना चाहिए। अगर अनफेयर कहीं होता है, पेनल्टी किसी पे बहुत ज्यादा, तो दैट विल बी एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड होगा। सैलरी बहुत ही मतलब जस्टिफाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कम काम कर रहा है उसको ज्यादा सैलरी और ज्यादा काम करने वाले को कम सैलरी। तो हर हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी या जस्टिस को एस्टैब्लिश करना चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल,
जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए। ओके, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगा। और आज के डेट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मॉडर्न डेज ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है। हाईली टर्नओवर, जो लेबर एट्रिशन है बहुत ज्यादा होता है। एट्रिशन या लेबर टर्नओवर बोलते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस विद इन अ ईयर, एक साल में कितना एम्प्लॉय जितना आपने हायर किया कितना छोड़ के जाता है, ठीक है। या परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय दैट लीव्स ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ ईयर, रिजाइन देके चला जाता है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हैम्पर होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उसने कहा कि एम्प्लॉय जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल होना चाहिए, ताकि, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी बनी रहे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का फिक्स्ड टेन्योर नहीं होगा, कार्यकाल फिक्स नहीं होगा, उसे रोटेट करते रहेंगे, तो ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे हैम्पर होगा। एक जगह एम्प्लॉय कुछ दिन रह के कुछ सीख गया, कुछ थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो गया, लेकिन जब वो अच्छे काम करने लगा वो थोड़ा कहीं हटा दिए उसे, फिर नया एम्प्लॉय लाए, फिर वहीं से स्टार्ट होगा। तो देयर शुड बी अ फिक्स्ड टेन्योर फॉर एवरी एम्प्लॉय, फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, एन एम्प्लॉय शुड बी, ठीक है, स्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगला है इनिशिएटिव। ओके, इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग first step for with self motivation, actually taking first step with self motivation. Okay, that is called initiative. So in organization, initiative should be encouraged. Okay, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, प्रोडक्टिविटी देगा। इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग आउट एंड एक्सिक्यूटिंग प्लान, एक्चुअली, ठीक है। जब भी प्लान कोई एक्सिक्यूट करे या कुछ सोचे, किसी को लगे कि नहीं दैट इज दैट स्टेप शुड बी टेकन, तो उसे खुद मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होके एम्प्लॉय ले ले। और ये चीज इंकरेज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो। बट इट डजंट मीट गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। अलग होने के लिए, मतलब थोड़ा अलग दिखने के लिए, हम जो ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिश्ड रूल है, प्रैक्टिस है, उसको हम वायलेट करें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव जस्ट टू टेक एनी स्टेप्स विच इज सुइटेबल और फ्रूटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो अच्छा हो, तो एम्प्लॉय को ये इनकरेज करना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिट द कॉर्प्स, टीम स्पिरिट। बिना टीम स्पिरिट के ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई गोल अचीव नहीं होगा, ठीक है। स्पिरिट द कॉर्प्स, टीम स्पिरिट। जो टीम स्पिरिट होती है, खेल वाली भावना कि सब मिलके खेलते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं। जो लॉयलिटी होता है एंड लॉयलिटी एंड प्राइड दैट इज शेयर्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, साथ में मिलके जो लॉयलिटी एंड प्राइड टुवर्ड्स द टीम, एक्चुअली टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, दैट इज द स्पिरिट द कॉर्प्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट्स को क्या कहते हैं, उसे स्टैब्लिश करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो इसके लिए मैनेजर क्या करे, मैनेजर को आई के जगह पे ना आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द वी, कि वी आर डूइंग दिस, वी विल अचीव दिस, ठीक है। जो टीम स्पिरिट होता है, अगर मान के चलो आपका 11 प्लेयर होता है क्रिकेट टीम में, तो सारे प्लेयर टीम की भावना से खेलते हैं कि सबको जीतना होता है। अगर कोई इंडिविजुअल स्कोर के लिए खेलने लगे, टीम के लिए ना खेलने लगे, तो टीम हार जाएगी। तो वहां टीम का ऑब्जेक्टिव सामने रहता है, ठीक है, वेदर इट इज प्ले बैटिंग, बॉलिंग और आपका फील्डिंग, ठीक है। कोई अगर इंडिविजुअल बैट्समैन ये सोचे कि नहीं मुझे पिच पे टिक के मुझे अपना स्कोर करना है, सेंचुरी पूरा करना है, तो टीम हार जाएगी। अगर टीम को जरूरत है फास्ट खेलने की, देन अ इंडिविजुअल बैट्समैन शुड प्ले फास्ट, एक्चुअली दैट इज द टीम स्पिरिट। बेसिकली जो टीम स्पिरिट का मतलब होता है, स्पिरिट द कॉर्प्स का होता है, मतलब होता है दैट इज द लॉयलिटी एंड प्राइड दैट इज शेयर्ड बाय द ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। दोनों साथ में रह के जो प्राइड और लॉयलिटी शेयर करते हैं एक साथ,
ठीक है, तो ये भी स्टैब्लिश होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशंस। अदरवाइज जो स्लाइड है, अगर आपको डिफिनेशंस इसका चाहिए तो यू नीड टू गो थ्रू द स्लाइड्स, जो स्लाइड्स हमने पहले प्रेजेंट किए हैं। और इसके अलावा अगर हमारे साथ आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं और बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 12, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल।